हे बच्चे लोगों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? तो बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का एक बार एकाग्रता सीए के हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। बच्चे लोगों, हम लोग इन दिनों में यार लॉजिकल रिवीजन सीरीज में लगातार लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार ये ट्राई किया कि आंसर को आके रिटर्न में लिखा कैसे जाए और उसका प्रैक्टिस कैसे किया जाए, क्योंकि असल खेल हमारा जो है वो सारा का सारा आंसर की ड्राफ्टिंग का है। आपने बहुत बढ़िया पढ़ रखा है, लेकिन जब तक आंसर ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है तब तक हमको मार्क्स प्रॉपर मिलने वाले नहीं है। तो चलिए जी, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? हम करने वाले हैं आंसर का रिटर्न प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको रिटर्न में ड्राफ्ट करके देखेंगे कि उनका आंसर प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाना चाहिए, आईसीआई क्या लिखता है ना। तो आज के सेशन में मैं लेने वाला हूं भाई, सबसे पहले तो जो हमारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, वहां से कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है उन्हीं पर आज हम लोग बढ़िया तरीके से अपना डिस्कशन लगाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस अपने को लेने हैं। तो जैसे बच्चे लोगों को एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि यार बाजार लिमिटेड ने कॉल किया एजीएम इन ऑर्डर टू ले डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, द मीटिंग कैंसल। Director did not file the annual return with the registrar. The director were of the idea that the time of filing of return within 60 days from the date of AGM would not apply. ठीक है, AGM कैंसिल हो गई है, 60 days from the date would not apply as AGM was cancelled. Has the company contravened the provision of Companies Act? If the company has contravened the provision, पेनलाइज कैसे होगी? तो इसके लिए तो अपने को यार पेनल्टी का सेक्शन याद होना चाहिए, वो तो अपन चलो डायरेक्टली देख लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते ही अपने को समझ में आ गया कि सर ये जो है वो सेक्शन नंबर 92 का हमारा क्वेश्चन है, बराबर। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि यार क्वेश्चन लिखने का पैटर्न कैसे होगा, वो मैं आपको सिखाता जा रहा हूं कि यार क्वेश्चन अपने को कैसे लिखना चाहिए। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बच्चे लोगों, आप लोग जानते हो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2, बराबर से सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। या जो भी आपका 2 का ए पार्ट है, तो मिड ऑफ द पेपर अपने को ट्राई ऐसे करना चाहिए कि हम लोग इस तरीके से उसको ड्राफ्ट करें। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा था, आप आंसर में सबसे पहले प्रोविजन लिख रहे हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं, चाहे तो ऊपर ही रिलेटेड सेक्शन, है ना। और अपने को पता है अपना रिलेटेड सेक्शन कौन सा है बच्चों को, 92 से हमारा ये सेक्शन कनेक्टेड है। तो सीधा सीधा सा हमने रिलेटेड सेक्शन के अंदर लिख दिया सेक्शन नंबर, ये हमारा हो गया 92, बराबर से बच्चों, एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब अपने को पता है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले प्रोविजन पता होना चाहिए। एज पर सेक्शन एनुअल रिटर्न हमारा जो भी फाइल हो रहा है वो फाइल हो जाना चाहिए विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, है ना। और अगर एजीएम नहीं हुई है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, ये अपने को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करें तो बच्चे लोगों कैसे लिखेंगे? ये तो हमारा रिलेटेड सेक्शन का प्रोविजन आ गया। अब देखो यहां पे इसको मैं लिखने का ट्राई करता हूं एक बार कि कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए। एवरी कंपनी शेल फाइल, हर कंपनी फाइल करेगी शेल फाइल विथ द आरओसी a copy of annual return within 60 days from date of एजीएम, या डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर से, बहुत सिंपल हो गया। आप चाहें तो सीधा सीधा सा जैसे हमारा नॉर्मल तरीका है बच्चे लोगों, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने कहा कि सर अगर एजीएम नहीं हुई तो, इफ नो एजीएम। अब हमारा रूल ये कहता है कि अगर एजीएम नहीं हुई हो तो नो एजीएम इज हेल्ड इन एनी ईयर, अगर नहीं हुई हो देन, अरे भाई, एनुअल रिटर्न
रुकिएगा बच्चों, हाँ थोड़ा सा पेन में दिक्कत है। shall be filed within 60 days from the date when AGM should have been held। बराबर से, बहुत सिंपल हो गया। तो इफ नो एजीएम इज हेल्ड इन एनी ईयर देन एनुअल रिटर्न शेल बी फाइल होना चाहिए विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट। ठीक है, व्हेन एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, जब आपकी एजीएम होनी चाहिए थी वहां से। तो आप देखो बच्चे लोगों, सबसे पहले तो अपने को ये वाला जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंटली लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसका कनेक्शन पूरा का पूरा किसके साथ में है, प्रोविजन के साथ में है। बराबर, यहां थोड़ा सा मेरा जो पेन है वो बराबर से यहाँ पे आई थिंक राइटिंग नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, बट ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे कि प्रोविजन में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करें आंसर को, यार वी हैव टू राइट प्रोविजन फर्स्ट। ठीक है, अब प्रोविजन लिखने के बाद फिर यहां पे हमने लिख दिया पेनल्टी प्रोविजन, यहां पे भी डाल सकते थे। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है भाई, वो अपने को मेनली देखना पड़ेगा। इन दिस क्वेश्चन क्या लिखा है, बाजार लिमिटेड ने एजीएम कॉल किया फॉर द शेयर होल्डर ड्यू टू वांट ऑफ कोरम द मीटिंग वाज कैंसल। ठीक है, एंड द डायरेक्टर डिड नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। उनका आइडिया है कि भी 60 डेज के अंदर अंदर अपने को सबमिट कर देना चाहिए था। ठीक है, तो ये देखो स्टार्टिंग लेवल पे आप देख सकते हो, यहां पे इन्होंने भी प्रोविजन समझा है। अब पेनल्टी का प्रोविजन, सीधा सीधा सा पेनल्टी का प्रोविजन आ गया। फिर बच्चे लोगों ये देखो फाइनल आंसर कैसे लिखा गया, इन द इंस्टेंट केस द आइडिया ऑफ डायरेक्टर जो भी हमारा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए इज इनकरेक्ट। ठीक है, बहुत सीधा सीधा सा हो गया, यहां पे एकदम आसान है। अब इसको अगर अपन लिखें फाइनल आंसर के अंदर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, इन दिस क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला था, डायरेक्टर कंटेंशन या आइडिया ऑफ डायरेक्टर, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा, आइडिया ऑफ डायरेक्टर। इन दिस क्वेश्चन आइडिया ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें आइडिया करेक्ट नहीं है। एजीएम shall be held within 6 months। AGM shall be held within अच्छा 6 तो ऊपर आ गया था, 6 months from closure of financial year and annual return shall be filed within 60 days from completion of 6 months, या डेट ऑफ एजीएम जब भी अपनी हेल्ड होनी चाहिए थी वो अपन ने लगा दिया बच्चे लोगों। तो ये सीधा सीधा सा हो गया हमारा कि भाई आइडिया ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप जब आंसर को लिखें तो आइडिया ऑफ डायरेक्टर इज नॉट करेक्ट, इसको अंडरलाइन भी यहां पे कर दीजिए, जिससे हमारा आंसर जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि भाई अपने को आंसर को कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए और ज्यादा बेटर तरीके से। तो फाइनली यहां पे अपन ये भी समझा देंगे, अंडरलाइन करने का बेनिफिट ये हो जाएगा बच्चे लोगों की कॉपी चेकर को ध्यान रहेगा कि हाँ भाई फर्स्टली आपने लिख दिया विद इन 60 डेज बराबर। सेकेंड हमने बोल दिया कि इफ नो एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, इसको भी अपन ने अंडरलाइन कर लिया।
फिर से अपन ने 60 डेज को अंडरलाइन कर दिया तो बहुत प्रॉपर तरीके से हमारा आंसर ड्राफ्ट हो जाएगा कि अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। बाकी पेनल्टी वाला प्रोविजन तो अपना आ ही रहा है, ये आप ऐसे ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, बराबर क्लियर हो गया। चलिए जी, तो ये एक क्वेश्चन अपन ने छोटा सा था जो बढ़िया तरीके से क्लियर किया। देन आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं बढ़िया से करने के लिए, तो अगले क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूं। अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, समझिएगा। इन्होंने बोला है मिस्टर भीम इज होल्डिंग 500 शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड, टोटल वर्थ 5000 है, एडवाइस वेदर ही हैज राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर। बराबर, अब एडवाइस करके बताना है क्या ही हैज राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर, क्या वो चेक कर सकता है क्या। तो बच्चे लोगों अपने को क्या लगता है, सेक्शन 94 में अपने को दिया हुआ है कि जो भी रजिस्टर होंगे, इंडेक्सेस होंगी, उनको कौन चेक कर सकता है। बराबर, तो अब इस देखो आपको मैं आंसर लिखने के कुछ तरीके यहां पे बता रहा हूं। जैसे यहां एक आंसर लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 94(2) द रजिस्टर एंड देयर इंडेक्सेस एक्सेप्ट व्हेन दे आर क्लोज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द कॉपीज ऑफ ऑल रिटर्न शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, अब by any member, debenture holder, security holder, beneficial owner during business hour without payment of any fees on any person or and by any person on payment of fees as may be prescribed. मतलब member, debenture holder, other security holder, beneficial owner during business hour without payment of fees and by any other person on payment of fees। पहले इतना प्रोविजन लिखा है। अब इस प्रोविजन को लिखने का और क्या तरीका हो सकता है बच्चे लोगों, ये अपने को कैसे ध्यान में रखना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं साथ साथ में। जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन आया, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या, ये एक कंसेप्ट हमारे पास में आया तो हमने कहा हां सर, एक और तरीका इसका हो सकता है। तो ये हमारा हो गया भाई क्वेश्चन नंबर, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4 है। ठीक है, अब जैसा आपको मैं हमेशा बताता आ रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऊपर लिख दिया करो रिलेटेड सेक्शन, और ये हमारा है 94। देखो सबसेक्शन नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, बराबर। अब इसमें बच्चे लोगों मस्त पॉइंट आपको बताता हूं लिखने का। सबसे पहले लिखा विच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड। समझ रहे हैं, तो हमने सिंपल लिख दिया विच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड, कि भैया कौन से डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा बच्चे लोगों, यहां हमने समझा दिया कि भाई कौन कौन से रजिस्टर ऑफ मेंबर की जगह अपन सीधा लिख देते हैं बच्चे लोगों सिक्योरिटी होल्डर्स। सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर्स हो गए। ठीक है, सेकेंड नंबर हमने इंडाइसिस या इंडेक्सेस हो गया। तीसरे नंबर पे रिटर्न्स, जो भी आपने रजिस्ट्रार को फाइल किए। ठीक है, देखो अपना प्रोविजन कहां गया भाई, किधर गया किधर गया किधर गया, ये देखो बच्चों, है ना। तो हमने कहा रजिस्टर्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, ठीक है, रिटर्न्स हमारे हो गए, बराबर, कॉपीज ऑफ द रिटर्न जो भी कुछ है। तो कौन से डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट हो सकते हैं, तो वो हमने बोल दिया विच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड। ठीक है, फिर हमने बी पॉइंट लगाया हु कैन इंस्पेक्ट। थोड़ा सा मैंने पेन सही कर दिया है तो प्रॉपर तरीके से आपको पता लग जाएगा कि मैंने आंसर कैसे ड्राफ्ट किए हैं। नाउ आया हु कैन इंस्पेक्ट, तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, तो पहले नंबर पे आ गया सर शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर भी आप लिख सकते थे, चलेगा, शेयर होल्डर या मेंबर लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा हो गया बच्चों, हमको पता है डिबेंचर होल्डर जो है उसको भी हम ये राइट दे रहे हैं, तो ये हमारा डिबेंचर होल्डर हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने लिख दिया भाई डिपॉजिट होल्डर वगैरह भी होते हैं, तो अदर सिक्योरिटी होल्डर यहां पे आ गए। ठीक है, देन उसके बाद में आपको याद हो तो एक बंदा हमारा और होता है जिसके बारे में आप जानते हो, जो हमारा बेनिफिशियल शेयर होल्डर होता है, बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियल शेयर होल्डर अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे लोग हो गए, और इनके अलावा डी के बाद में हमारा ई नंबर पे आ गया एनी अदर पर्सन, इनके अलावा भी एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब सी नंबर पॉइंट पे मान लो आपने लगा दिया फीस। ठीक है,
अब फीस में हमने लिख दिया ए पॉइंट विदाउट एनी फीस, या थोड़ा विदाउट से तो मैच नहीं करेगा ये, मैं वहां पे भी इसको लिख सकता था विदाउट एनी फीस एंड विद फीस, नो फीस फॉर सिक्योरिटी होल्डर्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स, ठीक है। एंड इनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड बी ऑन पेमेंट ऑफ फीस बाय अदर पर्सन, या अदर पर्सन हैव टू पे फीस, ठीक है। और जो भी फीस प्रिस्क्राइब की जाए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये अपने को पता है, जो भी फीस प्रिस्क्राइब की जाए बच्चे लोगों को वो आ गया। तो आप देखो, आप चाहो, अगर आपको लग रहा है भाई लैंग्वेज नहीं बन रही है, हमसे उतनी लैंग्वेज नहीं बन पाएगी, तो टेंशन मत लो ना, बराबर बात समझ में आया। अगर आपसे लैंग्वेज नहीं, भाई साहब देखो कितना फर्क आया, यहां कैसे लिखा गया था बराबर, और यहां कैसे लिखा गया है, तो समझना आप लोग बहुत सीधा सा हो गया, एकदम सिंपल चीज हो गई। देन उसके बाद में अब ये जो बंदा अपन क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं भाई, ये कौन है, ठीक है। ये जो बंदा है ये मिस्टर भीम है, और होल्डिंग 500 शेयर, तो सीधा सीधा सा अकॉर्डिंगली डायरेक्टर है या कौन है, एडवाइस वेदर ही इज राइट टू इंस्पेक्ट, और इसके पास 500 शेयर भी तो हैं, who is also शेयर होल्डर राइट टू इंस्पेक्ट, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है ड्यूरिंग, अच्छा आप व्हेन भी लिख सकते हो, व्हेन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ये भी अपना एक पॉइंट बन सकता है। और फाइनल आंसर बच्चों बहुत सीधा सा बन जाएगा, डायरेक्टर ऑफ बीम हु इज शेयर होल्डर ऑफ कंपनी हैज राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर, बिल्कुल उसको इंस्पेक्ट करने का राइट है, ये अपन आंसर में लिखने वाले हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे भी आंसर की ड्राफ्टिंग आप लोग कर सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है ना। तो अपने को तो ये मतलब है कि यार जितने पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं वो सारे के सारे वहां पे बच्चों कम्युनिकेट हो जाने चाहिए। असल मैटर अपना वो चलेगा, अपने को ध्यान में रखना है। कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने लिए हैं, वो यहाँ पे मैं ले रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में ले रहा हूं ताकि आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है 10th वाला, दिस वन, इसको समझिएगा। अब 10th वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चे लोगों, समझना। इन्होंने बोला मेंबर्स ऑफ जेडएल लिमिटेड होल्डिंग, इनके पास में होल्डिंग है लेस देन 1%, होल्डिंग लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, want the company to give a special notice to move a resolution for appointment as an auditor other than returning auditor. Explain whether member have complied with the relevant provision of Companies Act making their request. अब सेक्शन 115 में ये चीज बहुत सिंपली लिखी हुई है कि स्पेशल नोटिस जो है वो किस पर्पस के लिए और कितने लोग होने चाहिए जो ये दे सकते हैं बच्चे लोगों, अपने को पता है बराबर से। तो अब ये चीज अपने को आंसर में कैसे लिखनी है, कैसे अपन ड्राफ्ट करेंगे बच्चे लोगों कि भाई इसके पास में लेस देन 1% है तो इसके पास में राइट है कि नहीं है, ये अपने को यहां पे देखना है। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट है, मूव रिजोल्यूशन वाज गिवन टू लेस देन 1% इसके पास में। तो अब देखो बच्चे लोगों, अपने को ये पता लग गया, अगेन मैं आपको वही तरीका सिखा रहा हूं। क्वेश्चन आ गया हमारा, जो भी हमारा नंबर है क्वेश्चन का, तो ये जैसे हमने लिख दिया कि यार ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, और जैसा मैं हमेशा करता हूं, आपको मैंने कहा था रिलेटेड सेक्शन अगर लगाना चाह रहे हो तो 115 भी लगा दो, एंड साथ में 1404 भी है, 140 लगाओगे तो भी चलेगा। जहां पे रिटायरिंग ऑडिटर को आप उसके टेन्योर से पहले हटाने की बात करते हो, वो वाला प्रोविजन बच्चों इसमें साथ में लगने वाला है। शानदार सी हमारी बात है, शानदार सा हमारा प्रोविजन है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों रेटेड सेक्शन आ गया। अब रेटेड सेक्शन लिखने के बाद में अगेन हमारा एक पॉइंट आया, एज पर सेक्शन अपने को पता ही है, ठीक है। अब हमने कहा सर अगेन हमको तो वो तरीका सिखाओ जिससे हमारे मार्क्स भी पूरे आ जाए और प्रॉपर तरीके से काम हो जाए। तो या तो फिर आप ऊपर सेक्शन नहीं लिख रहे हो तो एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 तो आप लिखने ही वाले हो, ठीक है। तो अब स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड एज पर दिस सेक्शन, अगर कोई सेक्शन नहीं लिख रहा है तो एज पर दिस सेक्शन भी लिख सकता है।
स्पेशल नोटिस मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर, क्यों चाहिए। अब पहला पॉइंट हमने इसमें लगा दिया क्यों चाहिए, तो हमने कहा अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। क्या कहते हो बच्चे लोगों, पहला पॉइंट तो हमारा यही था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, डायरेक्टर बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन अपने को पता है यार, अपने को आंसर आता है। तो स्पेशल नोटिस मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑडिटर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर अपन ने लिख दिया बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ये हमारा ये है, ठीक है। नाउ अब रिक्वायर्ड मेंबर्स बच्चों कितने लोग, रिक्वायर्ड मेंबर्स कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है बच्चे लोगों। तो आइदर अपने को दो चीजें पता है, नॉट लेस देन 1% ऑफ वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स, ठीक है, और ठीक है, नॉट लेस देन, अब नॉट लेस देन में अपने पास में पेड अप शेयर कैपिटल है बच्चे लोगों, ठीक है, 5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल। तो नॉट लेस देन या नॉट लेस देन कैपिटल, पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। सब जगह नॉट एक्सीडिंग लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में नॉट लेस देन कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ये हमारा पॉइंट हो गया, तो हमने रिक्वायरमेंट समझा दी, ठीक है। अब दोनों रिक्वायरमेंट हमने समझा दी। यहां पे आप क्वेश्चन का समरी, जो भी आपका क्वेश्चन का समरी देना चाहो बच्चे लोगों, यहां पे इन दिस क्वेश्चन रिक्वेस्ट बाय जो भी कुछ है, फिर फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या आने वाला है भाई। कंक्लूजन वर्ड अपने को लिखना नहीं है, लेकिन कंक्लूजन क्या आने वाला है बराबर। कौन है ये मेंबर्स ऑफ जेड लिमिटेड, मेंबर्स ऑफ कौन सी कंपनी भी, जेड ए, जेड ए लिमिटेड कांट अप्लाई फॉर स्पेशल नोटिस because they have less than 1% of total वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। तो हमारा कंक्लूजन वाला पॉइंट भी आ गया, समझ रहे हैं कि मेंबर ऑफ जेड लिमिटेड जो है वो कांट अप्लाई फॉर स्पेशल नोटिस बिकॉज दे हैव लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, सिंपली हमारा काम हो जाएगा भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। आराम से आप इसका आंसर जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हो। बोलो बच्चे लोगों क्या कहते हो, है ना, बात समझ में आया। तो ऐसे हम इसका आंसर जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के आंसर ड्राफ्ट हो जाएंगे। अब आपको लेकर के चलता हूं, मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूं बच्चे लोगों, जनरली जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो जो मैंने नोट कर रखे हैं आप लोगों के लिए, क्या इनकी प्रैक्टिस पहले करते हैं सिंपल तरीके से। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, आज और कल दोनों सेशंस के अंदर हम लोग ये सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बच्चे लोगों, बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारे पास में क्वेश्चन आया भाई, मे 19 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन अपने को दिख रहा है। अब कैसे ड्राफ्ट करेंगे आंसर को, और हम वो तरीका चाहेंगे जिससे हमारे सारे पॉइंट मैच कर जाए बच्चे लोगों, इधर पॉइंटर्स में देना पड़े, कोई टेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन है भाई हमारा, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग टोटल 30 मेंबर ऑफ विच 2 मेंबर आर बॉडी कॉर्पोरेट एंड 1 मेंबर इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। अब 30 मेंबर ही हैं कंपनी में, तो 5 लोगों का हमारा कोरम हो जाएगा बच्चे लोगों। तो अपने को देखना है 2 मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं
और 1 मेंबर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो 2 और 1 तो 3 लोग ही होंगे, ये तो 5 का कोरम तो अपने को चाहिए ही चाहिए। Whether the representative appointed by the body corporate and president of India is participate in the general meeting shall be counted for quorum and can such representative cast vote at the general meeting। तो 103 में आपने को पता है, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड लार्जर नंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन डेट ऑफ मीटिंग इज नॉट मोर देन 1000, 5 member personally present shall be quorum for a meeting। In the instant case quorum for the public company will be 5 member personally present अपने को चाहिए, ठीक है। अब इन द सेट कंपनी 2 member आर बॉडी कॉर्पोरेट, 1 president ऑफ इंडिया, ओनली मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन नॉट बाय प्रॉक्सी आर काउंटेड फॉर प्रॉक्सीज वेदर दे आर मेंबर्स और नॉट, ठीक है। प्रॉक्सीज वेदर दे आर मेंबर और नॉट विल हैव टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। प्रॉक्सीज दे आर मेंबर्स और नॉट, अगर प्रॉक्सीज जो है वो कंपनी के मेंबर होते तो एज मेंबर काउंट हो जाते, लेकिन एज प्रॉक्सी वो काउंट होने वाले नहीं है। फिर आपको पता है कंपनीज का 113 में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 112 में दिया हुआ है, बच्चे लोगों अपने को उस बेस पे अपने को आंसर लिखना है, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि इसके अंदर हमारा कोरम है कि नहीं, अपने को देखना पड़ेगा। इन द इंस्टेंट केस द कोरम ऑफ पब्लिक कंपनी विल बी 5 member पर्सनली प्रेजेंट, जो अपने को 5 यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब सर ऐसे क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है बच्चे लोगों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमको दी है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को अपने को ड्राफ्ट करना पड़े हमारे तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा, जिससे सिंपली आपका आंसर भी ड्राफ्ट हो जाएगा और बहुत आराम से काम भी हो जाएगा। अब अगर आपको सेक्शंस पसंद है भाई, तो रिलेटेड सेक्शन में आ रहा है कोरम का सेक्शन 103, उसके अलावा 112 और 113। प्रेसिडेंट अगर मेंबर हो तो क्या करना है, और अगर कंपनी मेंबर हो तो क्या करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रेटेड सेक्शन मैंने ऊपर लिख दिया, यहां पे बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। इफ एनी पब्लिक कंपनी है, अरे भाई क्या हो रहा है ये, रुकिएगा बच्चे लोगों, इसको वापस हटाता हूं मैं सारा ही। अरे 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 भाई, इसको क्या हो गया, हाँ जी। इफ एनी पब्लिक कंपनी हैव not more than 1000 members, then quorum will be 5 members personally present बराबर से, और any higher number provided in articles of association। क्या कहते हो बच्चों को, तो सबसे पहले हमने प्रोविजन समझा दिया कि अगर किसी पब्लिक कंपनी में नॉट मोर देन 1000 मेंबर, देन कोरम विल बी 5 member पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन कितने बच्चों टोटल मेंबर, टोटल मेंबर्स आर 30, सो quorum requirement will be 5 members personally present। सही है,
बराबर। तो इसमें टोटल मेंबर 30 है, सो कोरम रिक्वायरमेंट विल बी 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। ये हमने सिंपली यहां पे लिख दिया, ठीक है। बराबर से बच्चे लोगों को क्लियर है? कंसेप्ट समझते जाना भाई, हम लोग को इतना लिखने का आदत नहीं है, हम लोग टाइप ज्यादा करते हैं, तो कई बार लिखने में मतलब अगर यही क्वेश्चन में टाइप कर रहा होता अभी तो धड़ाधड़ आप लोगों के लिए लिख देता, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन टोटल मेंबर्स आर 30, सो कोरम रिक्वायरमेंट विल बी 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। बराबर, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलो फटाफट, हर ऐसा भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे चीजों को टाइप कर सकता हूं, बराबर से समझ रहे हैं? क्योंकि टाइप की आदत ज्यादा है तो फटाफट फटाफट हो जाएगा, टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा, और आपको अल्टीमेटली तो आंसर से मतलब है कि आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है, लिखना कैसे, तो हमारी रिटन प्रैक्टिस जो है वो उस तरह से शानदार हो जाएगी। तो पहले पार्ट में हमने ये समझा दिया कि भाई 5 मेंबर हमको चाहिए, 5 है कि नहीं है। तो अब हमने सेकेंड पॉइंट लगाया, इफ इफ पहले प्रेसिडेंट है बच्चों या कंपनी है? पहले आई थिंक कंपनी है। इफ बॉडी कॉर्पोरेट्स आर members of company, then if body corporates are member of company, then representatives of body corporates are treated as members। ठीक है, उनको मेंबर्स काउंट करना है। दे आर काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ quorum as well as they have right to vote and appoint proxies। बच्चों क्या कहते हो भाई? बॉडी कॉर्पोरेट्स अगर मेंबर्स हैं कंपनी के, तो देन यहां पे बहुत सीधा सीधा सा हो गया, अगर वो मेंबर हैं तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट आर ट्रीटेड एज द मेंबर, उनको भी मेंबर काउंट करना है, दे आर पर्पस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम। ठीक है, सारे चीजें हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे अपने को सीधा समझा देना है यही पॉइंट में, इफ प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ कंपनी देन इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, आर इज ट्रीटेड एज अ मेंबर and for the purpose of quorum he is counted for the purpose of quorum as well as he has right to vote and appoint proxy। सेम पॉइंट अपने को प्रेसिडेंट के लिए भी लिख देना है ना, एज इट इज। एक 113 में, एक 112 में दे रखा है। अब सेम पॉइंट आपने इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए भी लिख दिया बच्चे लोगों। वो लिखने के बाद फाइनली अपन क्या कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ओनली, अरे 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 भाई साहब ये एक तो गड़बड़ कर जाता है। यस बच्चों, क्या कहते हो? इस क्वेश्चन में कितने लोग प्रेजेंट है भाई? इन दिस क्वेश्चन ओनली 3, अरे भाई, मेंबर्स आर प्रेजेंट। कैसे समझाएंगे बच्चों? 2 तो बॉडी कॉर्पोरेट्स वाले हो गए और एक प्रेसिडेंट हो गया, टोटल 3 मेंबर्स आर, सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट। ये अपन आंसर में लिख सकते हैं, है ना। देखिए एक बार, और तो कोई नहीं था ना कंपनी के अंदर, तो इन्होंने बोला 2 मेंबर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट है, 30 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट एंड 1 मेंबर इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं बोला है बच्चों, इन्होंने ये नहीं बोला है कि कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके 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 ओके, सीधा क्वेश्चन दिया, ये बोला ही नहीं है कि कंपनी की मीटिंग हो रही है। ये कह रहे हैं एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू कोरम फॉर ए जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग 30 मेंबर्स अगर होते तो, जिसमें 2 मेंबर अगर ये हो तो ओके ओके। तो कोरम वाज नॉट प्रेजेंट वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है कि कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है, तो ये नहीं आएगा बच्चे लोगों। डायरेक्टली हमारे जो प्रोविजन अपन ने पढ़े वो एज इट इज आपके आंसर में काउंट हो जाएंगे, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए।
ठीक है बच्चे लोगों, एकदम क्लियर पॉइंट हो गया। नाउ अगर क्वेश्चन आता है छोटा सा, इफ अ मेंबर, देखो May 19 का क्वेश्चन है, इफ अ मेंबर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हु हैज कास्टेड हिज वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैन अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड चेंज हिज वोट सब्सिक्वेंटली, कैन ही अपॉइंट प्रॉक्सी। तो अपने को पता है बच्चे लोगों को, बहुत सिंपल सा आंसर है और इसमें डायरेक्टली अपने को आंसर देना है। अब हमारे साथ दिक्कत यह है कि सर ये रूल अगर हमको नहीं याद है तो क्या करना है। अब हमको ये मान लो पता है कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और सेक्शन नंबर 108 का पार्ट है, लेकिन रूल्स नहीं पता है, कोई बात नहीं, रेटेड सेक्शन 108 कर दो आप, है ना। तो बहुत सीधा सीधा सा यहाँ पे हो गया कि अपन बिल्कुल ये चीज वहां पे 108 से भी आंसर कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इसके आंसर में तो क्या हो सकता है, जैसे हमने लिखा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा, एक बार ब्लैक से ट्राई करेंगे बच्चों। If any member cast his vote through इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मेथड, अगर उसने कर दिया है, ही कैन अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, बट कांट वोट अगेन इन मीटिंग। क्या कहते हो बच्चे लोगों को, भाई वो इलेक्ट्रॉनिक वोट से अगर उसने कर दिया है तो मीटिंग में पार्ट ले सकता है बट वोट नहीं कर सकता है, नॉट एंटाइटल टू कास्ट देयर वोट अगेन, बराबर से। तो इंस्टेंट केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से उसने वोट कर दिया है तो वापस से मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, वोटिंग कैन अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी बट कांट चेंज इज वोट सब्सिक्वेंटली एंड नॉट परमिटेड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। यार प्रॉक्सी अपॉइंट करके करेगा क्या बच्चे लोगों, प्रॉक्सी वोट तो कर ही नहीं सकता है, वो तो जब वोट नहीं कर सकता है तो मतलब ही खत्म हो जाएगा बच्चे लोगों। प्रॉक्सी अपॉइंट करके वो करेगा क्या, ये अपने को यहाँ पे मेनली ध्यान में रखना चाहिए था, करेगा क्या प्रॉक्सी अपॉइंट करके, बराबर से। तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे लोगों। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जुलाई 21 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमारे लिए और चीजें जो हैं वो आंसर ड्राफ्ट करना इजी हो जाता है। आइए इस क्वेश्चन को भी अपन करके देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे ड्राफ्ट होने वाला है। आइए इसको भी करते हैं। Examine the validity of the following statement in respect of annual general meeting as per the provision of Companies Act 2013। ठीक है, वैलिडिटी पूछिए बच्चों। The first AGM of a company shall be held within a period of 6 months from the date of closing of the first financial year। ये इन्होंने पूछा है हमसे। अब अपने को पता है कि सारा पॉइंट जो है वो आई थिंक सेक्शन 96 से कनेक्टेड, ये एनुअल जनरल मीटिंग पूछा है। तो हमने क्वेश्चन का नंबर जो है वो यहां पे लगा दिया, बराबर से जो भी नंबर है, और यहां हमने लिख दिया हमेशा की तरह रिलेटेड सेक्शन, अगर याद है तो आपको 96 सेक्शन का नाम लिखना चाहो तो एनुअल जनरल मीटिंग। अब सीधा पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट पे क्या पूछा है बच्चों, द फर्स्ट AGM of company shall be held within a period of 6 months from the date of closing of the first financial year as per section या as per provision। First AGM of company shall be held within 9 months from end of the uh, end of the first financial year of
कंपनी। बच्चों क्या कहते हो? सिंपल है कि भाई एज पर सेक्शन फर्स्ट एजीएम ऑफ कंपनी जो है वो शेल बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो इन्होंने जो 6 months वाला दिया इट इज नॉट वैलिड। आपने पूछा वैलिडिटी, सो इन दिस सिचुएशन दिस इज नॉट वैलिड, है ना भाई। ये कह रहे हैं शेल बी हेल्ड, सो दिस इज नॉट वैलिड। सीधा सीधा सा आपने लिख दिया, ये देखो प्रोविजन समझाया। सो एंड द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सीधा लिख सकते हैं सो द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड या नॉट करेक्ट। सो द, अब पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहे हो, गिवन इन क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, कि भैया ये सही नहीं है बच्चों, ये आपने को लिख देना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हमारा बहुत सिंपल हो गया। अब सेकंड पार्ट में बोला है द रजिस्ट्रार मे ऑन एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच फर्स्ट एजीएम शेल बी हेल्ड। सेकंड पार्ट या सेकंड जो भी है, द आरओसी कैन extend the time period for calling AGM. The ROC can extend the time period for calling AGM by 3 months on some reasonable reasons, by 3 months, but time for holding first AGM can't be extended। बच्चों समझ गए, पहली एजीएम का टाइम कभी भी नहीं बढ़ेगा, बाकी 3 मंथ से ऑन रीजनेबल रीजंस बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अगेन सो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट में चला जाएगा। कि अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड वाले में क्या पूछा है बच्चे लोगों हमसे, कहां गया? थर्ड में पूछा है सब्सिक्वेंट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये तो सही है, सब्सिक्वेंट एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, ये तो डायरेक्ट लिख के लिख देंगे यस दिस इज करेक्ट। देयर शेल बी ए मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 15 months, ये भी करेक्ट जाएगा। तो बाकी दो सेंटेंस हमारे करेक्ट हो गए। ये देखो अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट एजीएम ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 6 months, तो करेक्ट है। और टाइम गैप जो है हमारा नॉट एक्सीडिंग 15 months होना चाहिए। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बढ़िया क्वेश्चन से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा काम तो भाई साहब बहुत इजी हो जाएगा बच्चे लोगों। ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए ना, इजी हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे लोगों आज के लिए, एकदम लास्ट वाला एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं बहुत फटाफट से, देखिएगा क्या बोला है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि यार क्वेश्चन का आंसर जो है वो बेसिकली कैसे ड्राफ्ट होता है, लॉ में आइडिया लगेगा। मिस्टर लॉरेल अ शेयर होल्डर इन हार्डली, लॉरेन हार्डी ऐसा कुछ है ना। A listed company desired to inspect minutes book of general meeting and to have copy of some resolution in the light of provision of Companies Act 2013। अब मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करना चाह रहा है अभी, तो सबसे पहला वेदर ही कैन इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक एंड हैव कॉपीज ऑफ मिनट्स बुक एट फ्री ऑफ कॉस्ट। Whether he can authorize his friend to inspect the minutes book on behalf of him by signing a power of attorney। दो क्वेश्चन पूछे बच्चों। अब सेक्शन 119 के अंदर इसका आंसर अपने को दे रखा है, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। तो अब सवाल ये है कि आंसर में बहुत क्लियर है कि द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एनी जनरल मीटिंग शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बाय एनी मेंबर विदाउट चार्ज, पैसा नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी इंपोज इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, एनी मेंबर शेल बी एंटाइटल्ड टू बी फर्निश 7 वर्किंग डेज के अंदर उसको प्रोवाइड करी जाएगी ऑन पेमेंट ऑफ फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब विद अ कॉपी ऑफ मिनट। समझो इंस्पेक्शन जो हो रहा है वो तो विदाउट एनी चार्ज हो रहा है, लेकिन अगर कॉपी चाहिए उसको तो ही हैज टू पे फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड।
देना पड़ेगा। तो लॉरल रिक्वायरमेंट विद लॉ ही कैन इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक, बिल्कुल है। और सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सेम ऑफ लास्ट 3 years, वो तो जो अपने वो ले सकता है। As provision does not specify anything to authorizing one else to inspect the minutes book, therefore Laurel can't authorize his friend to inspect minutes book on behalf, लिखा हुआ है। अब जैसा मैंने आपको कहा था यार, इसका आंसर भी आप उसी पैटर्न पे लिख सकते हो बच्चे लोगों, जो पैटर्न आप लोगों को मैंने पहले बताया था। याद आया आप लोगों को? एक पैटर्न मैंने पहले भी बताया था इसका, कि अगर अपन चाहें तो सेक्शन जैसा अपन ने 94 में किया था ना, सेम वैसे ही इसका आंसर भी लिखा जा सकता है कि भाई यहां पे तो क्वेश्चन नंबर आ गया, ठीक है। हमेशा की तरह अगर आपको सेक्शन याद रह जाता है तो रेटेड सेक्शन हमारा आ जाएगा 119, नहीं तो कम से कम मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इंस्पेक्शन फॉर मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये तो हेडिंग डाल ही देना आप लोग, इजी हो जाएगा आपके लिए काम, वो तो अपन लगा सकते हैं ना, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। नाउ नंबर 1 पे अपन वही चीज लिख देते हैं, हु कैन इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, पूरा लिख सकते हो आप लोग, हु कैन इंस्पेक्ट। तो हु कैन इंस्पेक्ट के अंदर आया मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट, मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट, ठीक है। मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ फीस, फीस भी देने की जरूरत नहीं है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कितना सिंपल हो गया देखो, हु कैन इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो हमने कह दिया मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ फीस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। सिंपल है, यही हमको चाहिए था एग्जैक्टली, ठीक है। अब इन्होंने आंसर में भले देखो, इसमें हमने सीधा लिख दिया कि भी शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। बाय एनी मेंबर विदाउट पेमेंट ऑफ फीस विदाउट एनी चार्ज आ गया, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स, उसको अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन मेंबर्स को ये प्रोवाइड हो जाएगा विद इन 7 days, है ना। व्हेन प्रोवाइडेड में तो 7 days वाला पॉइंट आ जाएगा, हालांकि पूछा नहीं है कि उनको कितने दिन में होगा। फिर समझ में आया, फिर नेक्स्ट आया हु कैन टेक कॉपी, एक कॉपी कौन ले सकता है इसकी, ठीक है। तो अगेन सेम, मेंबर्स कैन टेक कॉपी ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फीस, खत्म, ये भी काम हो गया, कौन ले सकता है। नाउ तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है, कैन मेंबर अपॉइंट, किसको अपॉइंट किया बच्चे लोगों, उसने कुछ लिखा है ना, कैन मेंबर अपॉइंट अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था ना, अपॉइंट अटॉर्नी फॉर इंस्पेक्टिंग मिनट्स। क्या मेंबर कैन अपॉइंट एनी अटॉर्नी, क्या आंसर जाएगा बच्चों, नो प्रोविजन मेड इन सेक्शन related with appointment of attorney for inspection या इंस्पेक्टिंग, जो भी है, तो नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन ही नहीं है, सो ही कैन नॉट अपॉइंट, फाइनल आंसर के अंदर आ जाएगा सो ही कैन नॉट अपॉइंट। तो अगर आपको यार डिफिकल्टी लग रही है भाई तो टेंशन मत लो, देखो हमने जितने पॉइंट्स लिखे उसमें जितने अपने को आंसर में लिखे बच्चों, वो सारे के सारे पॉइंट कवर हो गया, टेंशन ही नहीं है हमारी। तो कोई सर क्या बात कर रहे हो, हाँ जी आप खुद ही देखो ना, सारे के सारे पॉइंट्स अपने कवर किए कि नहीं किए, है ना। हमने जितने पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए थे वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तो भाई अगर लैंग्वेज नहीं बन रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो भी कोई टेंशन नहीं है,
इन द गिवन केस बिल्कुल उसको मिल जाएंगी, और एक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं, सो यहाँ पे कोई भी और इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। कैन नॉट को फाइनल आंसर तो आप लिखते ही हो, लोराल कैन नॉट ऑथराइज हिज फ्रेंड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ये अपने को फाइनल आंसर में लिख देना चाहिए। तो आई थिंक बहुत इजीली यार आप लोग ये चीजें कर सकते हो, मेरे हिसाब से ज्यादा इसमें डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। क्या कहते हो बच्चे लोगों, बराबर हुआ, बात समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर बनने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो। बहुत सीधा कंसेप्ट हो गया। चलो आज के लिए आखिरी आखिरी वाला क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपके लिए, एकदम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये वाला हमारा एक सेटअप है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ ई वोटिंग इन एन एनुअल जनरल मीटिंग इन द फॉलोइंग केसेस एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। इसको देखिएगा। अब इन्होंने बोला ए एंड हिज वाइफ बी एज ए जॉइंट डीमेट अकाउंट इन अल्फा इन्वेस्टमेंट, इन सच ए केस हु विल कास्ट द वोट इन ई वोटिंग सिस्टम। ठीक है, पहले तो ये बोला। दूसरा, एजीएम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 7/9, व्हाट विल बी द ई वोटिंग पीरियड एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग। अब सबको पता है बच्चों, पहला आंसर अगर ज्वाइंट वोटिंग का लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर whose name first appear in the register of member have right to vote। सिंपल लाइन लिखनी है, देखो, है ना। ज्वाइंट शेयर होल्डर के अंदर से whose name first in the register of member, या in the register whose name appear first in the register of member have right to vote। so joint shareholder have right to instruct company। अच्छा, अब वो कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि कैसा नाम इनको लिखना है। अब सवाल आया है कि सर ये वाला पैराग्राफ इन्होंने एक्स्ट्रा क्या लिखा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको समझिएगा। अब इन्होंने अगेन रूल 21 लगाया, रूल नहीं आते तो कोई बात नहीं। द स्क्रूटनाइजर शैल अरेंज फॉर पोलिंग पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू द मेंबर एंड प्रॉक्सी प्रेजेंट एट द मीटिंग। ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में पोलिंग पेपर शैल बी गिवन टू द फर्स्ट नेम होल्डर। अब ये पॉइंट शायद अपन लिखेंगे ही नहीं, है ना, ये अपने को ध्यान ही नहीं आएगा। और इज एब्सेंस ऑफ द ज्वाइंट होल्डर अटेंडिंग द मीटिंग अपीयरिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फोलियो। इतना शायद हमसे, मेरे ख्याल से ये पैरा की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। सीधा सीधा सा ऊपर वाले पॉइंट से हमारा काम चल रहा है कि भी किसका नाम आएगा। तो इन द गिवन केस ए और हिज वाइफ whosoever names appear first in the register of member, जिसका भी नाम पहले लिखा हुआ है, ठीक है, he is entitled to vote, उसको वोट देने का राइट है। आई थिंक वही अपने को इसके अंदर लिख देना चाहिए था बच्चे लोगों को। सिंपल से हमारा कंसेप्ट था, ऐसे हमको इसके अंदर करना चाहिए था। टाइमिंग की अगर बात है तो पहले प्रोविजन लिखना पड़ेगा। प्रोविजन क्या लिखेंगे अपन लोग? टाइम पीरियड फॉर ई वोटिंग, द फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर मिनिमम 3 days एंड मस्ट बी क्लोज 1 day बिफोर। ठीक है, डेट 1 day बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट 5 PM, क्लोज एट 5 PM, है ना, ऑन द डेट प्रेसिडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। आप जैसा भी इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे, और फिर डेट वगैरह देकर के आपको पूरा प्रॉपर तरीके से इसको समझा देना चाहिए, जैसे इन्होंने डेट वेट दिया बच्चे लोगों, ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने आंसर्स को अगर लगता है बच्चे लोगों कि यार लैंग्वेज में अपन शायद लिखने में गड़बड़ कर जाए, तो कोई टेंशन नहीं है, आप पॉइंटर्स में आंसर को डाल दीजिए। अच्छा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद हमारे इमेजिनेशन के बाहर हो, जैसे ये वाला पैराग्राफ है कि भाई वहां पे वो किसको पहले देगा, पोलिंग पेपर किसको देगा और वो देगा, शायद नहीं लिख पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी प्रोविजन आपके सारे मैच कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और जितने जितने प्रोविजन आप वहां पे लिखते जाएंगे वैसे वैसे हमको मार्क्स अलॉट होते जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। तो घबराना नहीं है, आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है भाई, रिटर्न प्रैक्टिस करना है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि रिटर्न प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। तो अब सितंबर वालों ने कहा कि सर हम रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सर बच्चे लोगों, आपके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसा मैंने कहा था, कुछ मॉक्स भले आप करें लेकिन उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत शानदार तरीके से मजा आने वाला है बराबर से। और कुछ एक क्वेश्चंस उठा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे उठाए, अपने हिसाब से आंसर को लिखिए। आपका जो मैटर है वो और आईसी का मैटर मैच अगर कर जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप पॉइंटर्स में लिख रहे हो या पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो। आज अगर मैंने ऐसे आंसर बना करके लिखा है तो भी मैं सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं कि भाई कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, मैंने बता दिया। कॉपी कौन ले सकता है वो मैंने बता दिया, फीस के साथ जाएगा। क्या अटॉर्नी अपॉइंट हो सकता है? क्या नो प्रोविजन मेड इन द सेक्शन, कुछ है ही नहीं, तो वो प्रोविजन हम लोग लिख सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से, जैसे अपन ने सारे क्वेश्चंस के अंदर किया। मैं आपको वो तरीका निकाल के बताता जा रहा हूं जिससे आप प्रॉपर तरीके से आंसर भी लिख देंगे और हमको पूरे पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो आप लोगों से फिर वापस से मैं कल के सेशन में जब मिलूंगा तो अपन इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस लेंगे।
कुछ एक स्टूडेंट के आंसर भी साथ में कल इंक्लूड करेंगे बच्चे लोगों, जिससे अपने को आइडिया लग जाए कि यार स्टूडेंट ने क्या आंसर लिखा था, क्या होना चाहिए था और कहाँ नंबर उसके कटे हैं। वो भी हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन के अंदर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर पाए। ठीक है, चलिए तो बच्चे लोगों आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। होप सो कि यूजफुल आपके लिए रहा होगा बराबर। तो अगर होपफुल यूजफुल रहता है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वापस आपसे मुलाकात होगी और कोशिश जैसा मैंने कहा कि यार कोई स्टूडेंट की कॉपी के साथ में अगर मैच करके और डिस्कस करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से आइडिया प्रेजेंटेशन का लग जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टेक केयर। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय।